The term development is generally used to describe the state of particular societies and the process of changes experienced by them. So डेवलपमेंट को हमने बहुत सारे एंगल से हम लोगों ने उसको जज किया है और देखा है. सो डेवलपमेंट जो था वो प्रीवियस हिस्ट्री से ही हम लोगों ने उसको देखा है कि डेवलपमेंट होता रहा है कंटिन्यूसली सोसाइटीज़ में, और हमने उसको एक्सपीरियंस भी किया है. सो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि विद इन फ्यू ईयर्स हो गया, या डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो सेम पैटर्न पे ही चला है. नहीं, वो चेंज हुआ है ओवर द टाइम. जैसे भी टाइम हम लोग स्पेंड करते गए, मतलब ह्यूमन बीइंग टाइम स्पेंड करता गया, सो डेवलपमेंट को लेके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स जो थे वो चेंज होते गए. सो डेवलपमेंट से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक हम लोग कैसे पहुँचे, यही हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, और ऐसा क्या हुआ कि हमें डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से आगे फर्दर हमें उसको सोचना पड़ा कि हम इसको डेवलपमेंट ना लेके और अब हम इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में हम इसको रखते हैं. सो ऐसा ही कुछ हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो ह्यूमन सोसाइटी और जो बायोफिजिकल जो इन्वायरमेंट था, इनके बीच में हमेशा से ही इंटरेक्शन होता रहा था. मतलब ह्यूमन सोसाइटी जो थी उसने अपने आसपास के सराउंडिंग का जो भी इन्वायरमेंट था, उसने उस इन्वायरमेंट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होता गया. फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए ये कोई एरिया था, थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक की बात कर रहा हूँ. थाउजेंड्स ऑफ ईयर बैक ये कोई एरिया था जहाँ पे ये खूब सारे फॉरेस्ट थे. ह्यूमन बीइंग आए और इन्होंने क्या किया, इनके साथ में इंट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया, अपनी नीड फुलफिल करनी स्टार्ट कर दी इन फॉरेस्ट एरिया से ह्यूमन बीइंग ने. अब ये इनका इंट्रैक्शन कितना होगा ये डिपेंड किस पे करता था, ह्यूमन बीइंग जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करता था. ह्यूमन बीइंग ने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की उस पर डिपेंड करता था कि हम उस इन्वायरमेंट को हम कितना यूज़ कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती गई वैसे ही ह्यूमन बीइंग ने क्या किया कि इनको ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि अब ह्यूमन बीइंग के पास में टेक्नोलॉजी आ गई तो वो अब इनसे नए नए प्रोडक्ट बनाने लग गया, उसकी नीड और ज़्यादा इंक्रीज होती गई, और वो नीड को फुलफिल करने के लिए वो इसी एरिया पे ही डिपेंडेंट हो गया था. मतलब इकोलॉजिकल जो या जो इन्वायरमेंटल जो चीज़ें थी वो उनके ऊपर में हो गया था, डिपेंडेंट हो गया था. अब जैसे जैसे इनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ता गया, नए नए इंस्टीट्यूशंस आते गए, नई नई ऑर्गेनाइजेशंस आती गई, नई नई कंपनीज आती गई. सो ये इनका आपस में इंटरेक्शन था कि इसको इम्प्रूवमेंट करवाने के लिए, या टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बीइंग और जो इन्वायरमेंट था इनके बीच में इंटरेक्शन करवाने के लिए टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ था. सो टेक्नोलॉजी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इनके इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए. अब ये था कि क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब वो कंटिन्यूसली चलता रहता है. ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट एक पॉइंट पे जाके वहीं पे वो स्टेबल हो जाता है. नहीं, ऐसा नहीं होता. डेवलपमेंट जो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है. अब क्या हुआ कि 20th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ था उसमें जनरली डेवलपमेंट को और ज़्यादा देखा जाने लगा, इस पे और ज़्यादा स्टडीज़ होने लगी. अब इस टाइम में क्या था कि 20th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ निकल गया था और उसी टाइम में ही सेकंड वर्ल्ड वॉर का भी टाइम था. सो आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर अब क्या हुआ कि डेवलपमेंट को लेके यहाँ पर बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आने लगे जिसको हम लोग डेवलपमेंट की कैटेगरी में लेने लगे. अब यहाँ पर एक डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन बनने लग गई थी जिसको कि पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड जो था उसी को ही फॉलो करता था. इसके अंदर में क्या होता था, जनरली वो जीएनपी को एक बेस मानते थे. जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जो कंट्री जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा उस कंट्री को डेवलप माना जाएगा, ये एक माना जाता था. इसके अलावा माना जाता था कि उस पर्टिकुलर कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है. पर कैपिटा इनकम को दूसरा एक बेस माना गया, और पर कैपिटा कंजप्शन को भी एक
बेस माना गया। इनके बेस के ऊपर में ये माना गया कि जिन कंट्रीज में ये जीएनपी, पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजप्शन ज़्यादा होगा, वो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट एक चल पड़ा था। लेकिन फिर बाद में ये देखा गया कि जो कंट्रीज बहुत ज़्यादा इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, जो कंट्री बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप हो गए हैं, वहाँ पर भी एक नई प्रॉब्लम खड़ी होने लगी। वो क्या होने लगी कि वहाँ पर जो पुअर पीपल थे उनका जो नंबर था वो इंक्रीज होने लगा। मतलब अब ह्यूमन बीइंग जो था वो डेवलपमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली कैटेगरी में उसने आना, या उसका जो थॉट थी वो आनी स्टार्ट हो गई थी। मतलब यहाँ हुआ क्या कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जनरली ये माना जाने लगा कि वो कंट्री डेवलप होगा, बहुत हम उसको डेवलप मानेंगे, जिसकी जीएनपी मैक्सिमम होगी, पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम होगी और कंजप्शन जो था वो भी मैक्सिमम होगा। लेकिन फिर स्टडीज में ये देखा गया कि जो कंट्रीज इन पैरामीटर को फुलफिल कर रहे हैं, उन कंट्रीज में भी जो पुअर पीपल है, ये जो पॉवर्टी है, वो भी इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या था इसके इंक्रीज होने का कि इनके बीच में जो रिसोर्सिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो इक्वल नहीं था, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था रिसोर्सिस का। मतलब जो पुअर पीपल था वो पुअर होता गया और जो रिच पीपल थे वो और ज़्यादा रिच होते गए। तो उससे हुआ क्या कि जो पुअर पीपल और जो रिच पीपल थे उनके बीच में गैप जो था वो इंक्रीज होता गया। इसको तो हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते कि एक्चुअल में ही डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, ये तो डेवलपमेंट नहीं है। अब इसको लेके काफ़ी सारी चीज़ों को और भी देखा जाने लगा। स्टार्टिंग में क्या था, हम डेवलपमेंट को एक ही एंगल से देखते थे, वो था इकोनॉमिक। जो एरिया, जो कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिकली जिसने ग्रोथ कर लिया, हम उस कंट्री या उस एरिया को हम लोग मानते थे कि ये जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा डेवलप है। मतलब डेवलपमेंट को हमने एक ही एंगल से या एक ही पैरामीटर से जज करना स्टार्ट कर दिया। वो क्या था, इकोनॉमी। इकोनॉमिकल जो कंट्री ग्रो कर रहा है हम उसी को मानते थे। लेकिन फर्दर बाद में ये चीज़ें देखी गई कि सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको नहीं देखा जा सकता, इसके साथ में कुछ चीज़ें और ऐड की गई। क्या क्या, हेल्थ केयर, कि उस एरिया का, जिस भी कंट्री या उस एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ का हेल्थ केयर कैसा है, वहाँ का एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, वहाँ की एजुकेशन कैसी है, वहाँ के जो पब्लिक है वहाँ पे उनको सिविल राइट्स क्या क्या मिले हुए हैं, वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है। इन पैरामीटर्स को देखकर अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसके अंदर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक पार्ट रह गया। कंप्लीट डेवलपमेंट का एक कंप्लीट डेवलपमेंट किसको माना गया था, जिसके अंदर में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, उसके अलावा हेल्थ केयर, एजुकेशन, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल इश्यूज, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, डेवलपमेंट, वाटर अवेलेबिलिटी, इन सब का जो एक कंप्लीट पैकेज माना गया, इसको बोला गया कि वो एरिया डेवलप्ड हो गया है, वो एरिया डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ गया है। मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो इसमें एक चीज़ें ऐड की गई, जिसमें इकोनॉमी के अलावा वहाँ पे जो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड के बेस के ऊपर में ये माना गया कि इकोनॉमी प्लस लिविंग स्टैंडर्ड, इसको जो देख के वो एक काउंट किया गया, उसको माना गया एक डेवलपमेंट की कैटेगरी में इसको रखा गया। अब ये था कि ईयर इन 1960s जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा उसी एरिया में हुआ था, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही हुआ था। मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो थे वहीं पर ही क्या हुआ कि वहाँ सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा, सबसे ज़्यादा वहाँ पे फैक्ट्रीज जो थी वो लगने लगी। अब इस एरिया में जब फैक्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगने लगी, मैक्सिमम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो गया। पहले तो आप ये समझे कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ क्यों, क्योंकि इन पर्टिकुलर जिस एरिया में जितने ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ होंगी वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब वहाँ पे एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, नॉइज पोल्यूशन भी होगा। तो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कहाँ हुआ था, वेस्टर्न वर्ल्ड में हुआ था, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ था। तो इन 1960s ये देखा गया, उन कंट्रीज़ के अंदर में एक स्टडी में ये देखा गया कि वहाँ पर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। तो अब वहाँ जो साइंटिस्ट थे, वहाँ की जो पब्लिक थी, अब उनका इन
इन इश्यूज की तरफ, मतलब इन्वायरमेंट वाले जो इश्यूज थे उनकी तरफ अब इन लोगों का फोकस होना स्टार्ट हो गया था। इसमें क्योंकि इन्वायरमेंट अब डिग्रेड होना स्टार्ट हो गया था, अब इस बात को लेके डिस्कशन होने लग गया पूरे वर्ल्ड में कि एक्स पर्टिकुलर एरिया में जो वर्क चल रहा है, पर्टिकुलर एरिया में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, उसके कारण हमें जो है वो इन्वायरमेंट को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। तो इन चीज़ों को लेके भी अब बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ डिस्कशंस होने लग गए थे। इसी सीक्वेंस में ही दो राइटर ने दो बुक्स लिखी थी। फर्स्ट जो बुक थी वो थी द पॉपुलेशन, फर्स्ट बुक का नाम है द पॉपुलेशन बॉम्ब, ये बुक लिखी गई थी। और सेकंड बुक जो लिखी थी उसका नाम था द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। अब ये जो बुक्स लिखी गई थी, इन बुक को मेनली लिखने के पीछे रीज़न ये था कि इन्वायरमेंट को लेके जो प्रॉब्लम हो रही है, जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, उनके ऊपर में जो प्रॉब्लम्स है, वो जो इश्यूज है, इनको रेज किया जाए। अब ये बुक जो लिखी गई थी, इसको लिखने का ईयर था 1968 और ये थी 1972। इन ईयर्स में ये बुक लिखी गई थी। द पॉपुलेशन बॉम्ब एग्जाम में पॉइंट आने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन बॉम्ब बुक 1968 में लिखी गई थी और इसके जो राइटर थे उनका नाम था एलिच। इनका राइटर का नाम था एरिच। एरिच ने ये बुक लिखी थी। और ये जो द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ इन 1972 लिखी गई थी, इसको लिखा था मेडोज ने। ये दो क्रिएशन थे जिसके अंदर में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेके पॉइंट्स जो थे वो रेज किए गए थे इन दोनों के अंदर में। अब जब पूरे वर्ल्ड में ये डिस्कशन होने लग गया कि इन्वायरमेंट को लेके प्रॉब्लम चल रही है, इन्वायरमेंट को लेके प्रॉब्लम चल रही है, तो उसी के बाद में ही क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन बनाया। इन यूनाइटेड नेशन के अंडर में एक कमीशन बनाया गया जिसको नाम दिया, इस कमीशन को जो नाम दिया गया था वो दिया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कमीशन 1987 में इस कमीशन को बनाया गया और इस कमीशन का जो मेन वर्क था वो ये था कि इन्वायरमेंट को लेके जो प्रॉब्लम्स हो रही है उन चीज़ों को देखा जाए, उन चीज़ों पे थोड़ा सा डिस्कशन किया जाए। तो ये कमीशन बनाया गया था वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। ये एक कमीशन बनाया था जिसके अंदर में इन चीज़ों पे फोकस किया गया कि कैसे हम नेक्स्ट स्टेप्स उठाएं जिससे कि इन्वायरमेंट का जो है वो डैमेज कम से कम हो। अब इसका जो हेड बनाया गया वो नॉर्वे कंट्री के जो पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर को इसका हेड बनाया गया। किसका हेड बनाया गया? इस कमीशन का, जो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट को लेके जो कमीशन बनाया गया था WCED 1987 में, इसका हेड बनाया गया था किसको? नॉर्वे के पीएम को, जो कि इस पूरा का पूरा देख रहे थे। अब यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क ये है कि उन पीएम का नाम क्या था, ये आपने कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है ताकि आप इस क्वेश्चन को देखने के चक्कर में आप पूरा चैप्टर देखोगे, आप उस पैराग्राफ को आप सर्च करोगे तो आपको कुछ एक चीज़ें और आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। ये आपके लिए होमवर्क है कि नॉर्वे के जो पीएम थे जिनको हेड बनाया गया था उनका नेम क्या था, ये आपने कमेंट बॉक्स में आपने इसको करना है। अब इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जो नॉर्वे के ये जो कमीशन था, इस कमीशन ने जो ये पूरी टीम बनाई गई थी, इस टीम ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसको रिपोर्ट का नाम है, इसको ब्रुंटलैंड रिपोर्ट भी इसको कहा जाता है। इस रिपोर्ट के अंदर में इन्वायरमेंट को लेके कुछ एक बातें बोली गई थी, किस किस तरीके से हम उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अब डेवलपमेंट जो था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में आ गया था। मतलब अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये एक नई डेफिनेशन आ गई थी कि हम अपने नीड फुलफिल करने के लिए हम प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, बट हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उन प्रोडक्ट्स को हम लोग छोड़ देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि हम खुद ही सारा उसको यूटिलाइज कर लें और नेक्स्ट जनरेशन को कुछ भी उसमें से ना मिल पाए। तो इन चीज़ों को लेके इस टोटल कमीशन को बनाया गया था।